हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकित डिजिटल क्लासेस में। मैं आज आपको क्लास 9 का संख्या पद्धति चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूं। नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम क्या है देखिए, इसके बारे में मैं कुछ आपको बताता हूं। जो पहले के मनुष्य थे वो किसी चीज को गिनने के लिए कंकड़ या सीपियों का यूज करते थे। फिर आगे कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद या कुछ वर्ष बाद उन्होंने रस्सी में गांठ लगाना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने लकड़ियों में निशान भी लगाए। उसके बाद उन्होंने उंगलियों का यूज किया, उंगलियों से गिनने लगे। फिर उन्होंने चित्र, संकेत या चिन्ह बनाने लगे जिसका उन्होंने यूज किया। ऐसे करके फिर आगे चल करके भारत ने उन्हें गिनने के लिए 10 अंक दिए, जिसका नाम पड़ा है भारतीय अरेबिक अंक प्रणाली। वो भारतीय अरेबिक अंक प्रणाली क्या है? वो 10 अंक कौन कौन से दिए थे? वो थे ये 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 अंक थे और इन 10 अंकों का नाम दशमिक संख्याकन पड़ा। दशमिक संख्याकन पड़ा क्योंकि ये 10 अंक है, इसलिए इनका नाम दशमिक संख्याकन पड़ गया। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। इसका जो 9th क्लास का सिलेबस के हिसाब से सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे धन पूर्णांक संख्याएं। तो धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो आइए बताते हैं आपको धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। आइए देखते हैं धन पूर्णांक अंक, धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इनकी परिभाषा हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु की गणना, वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु की गणना करते हैं, धन पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे हम किसी वस्तु की गिनती करते हैं, जैसे कोई चीज है वो 2 है। जैसे मैंने कहा मेरे पास 2 मार्कर हैं या मेरे पास 3 पेन हैं, तो हम इस तरह वस्तुओं की गणना करते हैं तो धन पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इनको हम गण संख्या भी कहते हैं। और आप इसको आप चाहे नोट कर लीजिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा धन पूर्णांकों का योग, एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं ये एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स? देखिए धन पूर्णांकों संख्याओं का जो धन पूर्णांक होते हैं उनका योग किस प्रकार करते हैं, इसके लिए कुछ 3 नियम हमारे पास हैं। जो नंबर 1 है, सबसे पहला है संबरक का नियम। संबरक नियम। जो संबरक का नियम है वो हमें बताता है कि जब हम कोई दो संख्याएं लेते हैं, 2 संख्याओं का जो योग होता है, 2 संख्याओं का योग सदैव, जो 2 संख्याएं होती है वो कैसी होती है? धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। कोई 2 धन पूर्णांक संख्याओं का योग सदैव धन पूर्णांक ही होता है, धन पूर्णांक ही होता है। ठीक है, होता है। किन्हीं 2 धन पूर्णांक संख्याओं का योग सदैव धन पूर्णांक ही होता है। देखिए संबरक का नियम क्या बता रहा है कि किन्हीं 2 धन पूर्णांक संख्याओं का योग सदैव धन पूर्णांक ही होता है। जैसे कोई संख्या है 3 और 4, इन्हें अगर हम जोड़ दें तो 7 जो आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा। और पॉजिटिव अपूर्णांक, पूर्णांक का मतलब ये 7 एक पूर्णांक है। और धन क्या होता है? जो प्लस का हो, यहाँ अगर माइनस होता है तो होता है ऋण। ठीक है, तो ये धन पूर्णांक ही आया। ये हमारा संबरक का नियम बताता है। तो आइए अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या बताता है? कोई दो धन पूर्णांक संख्याएं जिनका जोड़, जैसे हम बोल रहे हैं,
जैसे कोई 3 और 4 दो संख्याएं हैं, इनका अगर योग करें तो क्या आएगा 7। अगर हम इसको पलट कर 4 + 3 ऐसे कर दें तो भी 7 ही आएगा। यानी कि एड जो होगा, जो हम चाहे इधर से जोड़े चाहे उधर से जोड़े, पलट के किसी तरह से जोड़े, आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है बिल्कुल। तो इसी प्रकार से ये क्रम विनिमय नियम बता रहा है a + b = b + a। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। a जैसे मैंने मान लिया 3 है और b जो है वो है 4। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 7, और यहाँ पर जैसे a + b 3 + 4 = 7, b + a 4 + 3 = 7, यानी दोनों तरीके से इक्वल का जो आंसर क्या है, इक्वल आ रहा है ना, बिल्कुल सेम। तो इधर से यही बात निकल रही है, ये हमें क्रम विनिमय नियम बताता है। अब हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, सहचर का नियम, सहचर्य नियम, सहचर्य नियम। सहचर्य का नियम क्या हमें बताता है? सहचर्य नियम होता है, वो हमें बताता है कोई 3 संख्याएं हैं, जैसे 3, 4 और 5। ये कोई 3 संख्याएं हैं, अगर हम इनको जोड़ें, अगर हम इनको 3 + 4 + 5 ऐसे लगातार ऐसे ही जोड़ दें तो क्या आएगा, 12 आएगा। अगर हम इसको 4 + 5 + 3 करके जोड़े तो क्या आएगा, तो भी 12 आएगा। अगर हम इसको 3, 5 + 4 + 3 करके जोड़े तो भी क्या आएगा, 12 आएगा ना। अगर ऐसे करके जोड़े तो भी 12 आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है चाहे किधर से भी जोड़े आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमारा जो सहचर्य नियम है वो बताता है a + b कोष्टक + c = b + a, b + c कोष्टक + a। यानी कि यदि हम पहले इन दो संख्याओं को जोड़ लें, उनका जो योग आए उसका हम इसके साथ जोड़ दें, वही अगर हम इन दोनों के साथ जोड़ें फिर इसके बाद इसके साथ जोड़ दें तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यही हमारा सहचर्य का नियम बताता है। यहां तक आप चाहे नोट कर लें। हम आगे की तरफ पढ़ेंगे धन पूर्णांकों का गुणा कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं धन पूर्णांक संख्याओं का। आइए देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, धन पूर्णांकों का गुणा, धन पूर्णांक का गुणा, मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये इसकी इंग्लिश है। तो देखिए, इसको भी बनाने के लिए कुछ नियम है, मैं आपको बताता चलता हूँ। इसमें इसके 4 नियम है। जो अभी हमने धन पूर्णांक का योग जो अभी उसमें 3 नियम पढ़े थे वो थे इसमें भी है, और एक इसमें और है जिसका नाम है वितरण या बंटन नियम। देखिए, पहला नियम है संवरक का नियम, संवरक नियम। संवरक नियम, इसमें भी वही बात है जो अभी हमने आपको पीछे बताया था कि कोई 2 संख्याएं जिसका गुणा हम करते हैं तो क्या आता है, जैसे ये हमने 2 संख्याएं ले ली, इसका गुणा करने पर 15 आया। तो ये संवरक नियम कहता है कि किन्हीं 2 धन पूर्णांक संख्याओं का गुणा करने पर जो संख्या आती है, गुणा करने पर जो आंसर आता है वह धन पूर्णांक ही आता है। यह भी यही नियम बताता है। इसी प्रकार जो अगला नियम है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। यह नियम क्या बताता है, क्रम विनिमय का नियम बताता है कि कोई दो संख्याएं लिखने पर जो आंसर आया उसका, जैसे कोई 2 धन पूर्णांक संख्याएं हैं जो क्रम में लिखे, उसका क्रम बदल देने पर, जैसे इसका हमने क्रम बदल दिया और उसका उन दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। ठीक है, जैसे बोला कोई धन पूर्णांक संख्या, कोई 2 धन पूर्णांक संख्या है, जैसे 3 और 5 हमने मान लिया, इनका जो मल्टीप्लाई किया 15 आया। अगर इसका क्रम बदल दे, जैसे यहाँ पर लिखा 3 × 5, तो यहाँ पर लिख दे 5 × 3, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। यही बताता है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a × v = b × a। ठीक है, इसका ये एक नियम निकल के हमारे पास आया। अच्छा, अगला नियम हमें क्या बताता है, अगला नियम है सहचर्य नियम। अब हमें सहचर्य का नियम क्या बताता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, कोई 3 संख्याएं हम ले लेते हैं, जैसे 3, 4 और 5। ठीक है, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, पहले इसका इसमें करेंगे तो 3, 4 × 12। अब जो आंसर इसका आया है उसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, 12 × 60। अगर हम यहाँ पर 5 × 4 × 3 कर दें तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, 5, 4 = 20, और इसके बाद इसमें करेंगे तो क्या है, 60 आया। यानी कि सहचर्य का नियम बताता है चाहे हम कोई 2 संख्याओं का गुणा करने पर तीसरी संख्या के साथ गुणा करें,
जो आंसर आएगा उसमें उसका क्रम बदलने पर पहले लास्ट की दो संख्याओं को गुणा करने पर जो आंसर आया उसका पहली वाली संख्या के साथ गुणा करें, बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या बताता है, a इंटू बी कोष्टक इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू ए कोष्टक सी इंटू बी कोष्टक इंटू ए। ये हमारा सहचर्य का नियम बताता है। देखिए वितरण का नियम क्या है, वितरण या बंटन का नियम, वितरण या बंटन का नियम। वो क्या बताता है हमें, वितरण या बंटन का नियम बताता है कि कोई संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, जैसे 3, 4 और 5। ये कैसी हैं, तीन संख्याएं हैं, इसमें से ये मल्टीप्लाई में और ये दो किसमें है, योग में है। अब इसका हमें वितरण में कैसे निकालना, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं, कोष्टक वाला पहले जोड़ते हैं, तो 4 + 5 कितना हो गया 9 इंटू अब 3 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या आया 27। अगर हम ऐसा ना करके अगर ऐसा कर दें, 3 का पहले 4 में मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस का चिन्ह लगा दें, फिर 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आंसर आएगा, देखिए 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15। ठीक है, तो क्या आया आंसर 27। यानी कि दोनों में क्या है, सेम। यही सहचर वितरण या बंटन का नियम बताता है, वितरण या बंटन नियम बताता है। क्या बताता है कि a इंटू ए कोष्टक b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी कोष्टक प्लस b इंटू a इंटू सी। ठीक है, यही क्या हमें बता रहा है, बंटन का नियम यही हमको बता रहा है। यहाँ पर हमारे सारे नियम हो गए हैं। अब हम आपको एक्सरसाइज की ओर लेकर के चलते हैं इसकी। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज फर्स्ट ए का, 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। तो देखिए यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहले आप ये समझिए सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। सम संख्याएं वे संख्या होती है जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंत में कोई संख्या हो, उसके अंत का जो अंक हो, जो लास्ट का अंक हो, वो क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। यानी कि 2 से डिवाइड चला जाए, उसका 2 से डिवाइड चला जाए, वही क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 के बाद हम लगातार सारी संख्याएं पहले लिख लेते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। देखिए 20 और 40 के बीच की बात है, इसलिए यहाँ पर हम 40 नहीं लिखेंगे और यहाँ 20 को छोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें से हमें सम संख्याएं छांटनी है। पहले देखिए यहाँ पर देखिए एक जो है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 के टेबल में भी नहीं आता और इसमें यहाँ पर हमने कुछ बताई है उनमें भी नहीं है। तो यहाँ पर ये आता है, तो इसलिए इसको हम कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे, फिर यहाँ पर ये आता है, इसको कर लेंगे, फिर ये आता है, ये आता है, इसको ये और फिर ये। देखिए इनके सभी में जितना मैंने बताया उसके सभी में देखिए इस जो यहाँ पर हमने कुछ अंक लिखे हैं इनमें से मिल रहे होंगे, उसके लास्ट के जो अंक होंगे देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर गलत लग रहा हो कोई चीज तो आप कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारे। अब हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34, 36 और 38। ये हमारी सारी संख्याएं आ गई हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा आंसर है। तो इसको नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल। ये अगला सवाल है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। धन पूर्णांक जो पॉजिटिव में हो वो धन पूर्णांक होते हैं। 1 0 से इधर साइड सारे क्या होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और 0 से जैसे हम नंबर लाइन पर आपको समझा देते हैं ये बात, धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बीच में 0 लिख लिया, इसके जो इस तरफ है वो क्या होते हैं, धन पूर्णांक, और जो इस तरफ होते हैं वो क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक। ये देखिए माइनस लग रहा है, इधर क्या है,
कोई चिन्ह नहीं। जब कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस में होता है, और जहां पर माइनस चिन्ह लग जाए वो क्या होता है, ऋण। ठीक है, तो इस तरफ 0 के इस तरफ ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, राइट की तरफ क्या होते हैं, सारे सारे धन पूर्णांक होते हैं, और लेफ्ट की तरफ सारे सारे क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझने का काम करेंगे। देखिएगा 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक अभाज्य का मतलब जो खुद से भाग जाए, मतलब जो संख्या उसका खुद में चला जाए या 1 से जाए, तो क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वो लिख देते हैं। 1 से 10 तक मतलब 1 से लेकर के 10 तक लिखेंगे। तो देखिए पहली बात हम आपको बताते हैं, एक जो संख्या है वो ना अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। तो इसको छोड़ करके देखते हैं। 1 के बाद क्या आता है, 2। 2 किसी के टेबल में आता नहीं आता, किसी के पाड़े में नहीं आता, वो तो खुद के पाड़े से कटता है या 1 से कटता है, इसलिए ये क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुई। इसके बाद क्या है, 3 भी किसी के पाड़े में नहीं आता, वो खुद से कटता है। ठीक है, फिर क्या है, 4 जो होता है वो 2 के पाड़े में आता है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। 5 भी किसी के पाड़े में नहीं आता। उसके बाद 6 3 के पाड़े में भी आता, 2 के पाड़े में भी आता, उसको छोड़ दीजिएगा। अब आया 7 भी किसी के पाड़े में नहीं आता है। फिर आता है 8 है वो 2 के पाड़े में आता है और 4 के पाड़े में भी आता है। और उसके बाद आया 9 3 के पाड़े में भी आता है। ठीक है, 9 3 के पाड़े में आता है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। अब आया 10 किसके पाड़े में आता है, 5 के पाड़े में भी आता है, 2 के पाड़े में भी आता है। इसलिए ये हमारे पास जो 4 आई है वही हमारे आंसर है। अब आप एक बात सोचिएगा, 1 से 10 तक की बात है, तो हम 1 से लेकर के 10 तक का पूरा लेंगे। इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है 1 से 10 के बीच की बात नहीं बोली गई है, इसलिए हम 1 को भी लेंगे और 10 को भी लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर बताने का कार्य है कि हम 1 को भी देखेंगे कि अभाज्य है कि भाज्य है। तो ये कैसी है, ना भाज्य है ना अभाज्य है, और जो 10 है वो क्या है, भाज्य है, भाज्य संख्या है, भाज्य धन पूर्णांक है। और ये कैसी है, सारी की सारी अभाज्य धन पूर्णांक। ठीक है, ये हमारा आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल है, 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी, क्रमा का मतलब क्रम, अनुयायी, अनुयायी क्या होता है, क्रमानुयायी, क्रम और अनुयायी का मतलब इसको फॉलो करने वाला, पीछे से क्रम से फॉलो करने वाला। तो देखिए जैसे हम लिखते हैं 2 का तुरंत बाद क्या आता है, 3, यानी कि, और 3 के तुरंत बाद 4। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 के बाद अगर हम इसमें +1 करते हैं तभी तो 3 आता है, यहाँ पर 3 + 1 करते हैं तभी तो 4 आता है। इसी प्रकार इसका भी जो अगला पार्ट होगा वो होगा 2a+1, इसमें 1 जोड़ देंगे इसमें, तब क्या आएगा 2a+2। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, 2a+2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर देखिए योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक मतलब योग और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। तो यहाँ पर देखिए 2/3 लिखा है, इसका जो उल्टा होगा और योगात्मक में होगा, मतलब योग के रूप में होगा। कैसे होता है देखिए, अगर हम यहाँ पर बोले 2 लिखा हुआ है, इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो आप निकालेंगे -2। कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है प्लस में तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर अगर -2 लिखा होता तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये आया है कि 2 × -1 = -2 और -2 × -1 = 2। मतलब कि यहाँ पर -1 का गुणा कर देते हैं योगात्मक प्रतिलोम में। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। योगात्मक प्रतिलोम लिखा हो, अगर यहाँ पर प्लस में हो तो यहाँ पर माइनस में कर दीजिएगा, और अगर यहाँ पर माइनस में हो तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, प्लस में। तो यहाँ पर कैसा है, प्लस में है, इसलिए यहाँ पर माइनस। यही हमारा क्या होगा, आंसर। इस तरह नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखना 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर -2/3। ठीक है, इसका ये आंसर होगा, लिख लीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिएगा अगला सवाल है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर गुणा की बात है तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब गुणा का ठीक उल्टा। गुणा का ठीक उल्टा क्या होता है, गुणा का ठीक उल्टा होता है डिवाइड। अगर जहां मल्टीप्लाई होता है उसका ठीक उल्टा हो जाता है डिवाइड। तो यहाँ पर उल्टा कर लीजिएगा, -5 लिखा है, इसको जब डिवाइड के रूप में लाएंगे तो इसको, जैसे यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, वो -5/1 लिखा है, तो इसको पलट कर लिख देंगे -1/,
5। यही हमारा क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। जैसे हम आपको एग्जांपल भी कुछ दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/2, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/3, 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3। ठीक है, इसको ठीक पलट देते हैं, तो यहाँ 3/1 भी लिख सकते हैं या 3 भी लिखकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर, नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल है P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। P प्लस क्यू और P माइनस क्यू, ये 2 संख्याएं दी गई हैं, कोई 2 संख्याएं हैं जो P प्लस क्यू है और एक है P माइनस क्यू। तो देखिएगा हमने अभी आपको बताया था कि जो P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम, पहले लिखने का कुछ तरीका भी देख लीजिएगा। P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम बराबर देखिए यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह है नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर माइनस ही लिख देंगे, इस तरह लिख देंगे -P प्लस क्यू। ये हमारा क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम होगा। और यहाँ पर लिखा है P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -P माइनस क्यू। ये दूसरा आंसर, ये हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर जब कोई चिन्ह ना हो तो यहाँ पर माइनस ले आते हैं, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर प्लस के रूप में रख देते हैं। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है योग का ठीक उल्टा, योग का ठीक उल्टा होता है माइनस, तो माइनस चिन्ह आ जाता। ठीक है, तो यानी माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस आ गया। यही हमारा क्या होगा आंसर, नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिएगा अगला सवाल है x के किस मान के लिए 5 into 3 कोष्टक 3 into 2 इज इक्वल्स टू 5 into 3 कोष्टक into x कथन सत्य है। तो देखिए अभी हमने आपको पीछे भी एक नियम पढ़ाया था, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो पीछे लौट करके पीछे वीडियो लेकर के देख सकते हैं कि हमने बताया था सहचर्य नियम। मैं बोल रहा था वो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ आधारित सवाल भी मिलेंगे उन नियमों के आधार पर। तो आप लोगों ने ना ध्यान दिया हो तो पीछे वापस करके वीडियो देख भी लें। तो देखिए यहाँ पर हमने सहचर्य नियम बताया था कि A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए बी इंटू सी, कुछ इस प्रकार बताया था। इसको हमने इसको ऐसे बंद कर लिया था। यहाँ पर इस प्रकार भी लिखा जा सकता था A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि पहले हमने इनका मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई किया, या इनका पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद हमने इसका मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर देखिए 5 इधर भी लिखा है, 3 भी लिखा है, पर यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 नहीं लिखा है, तो x इज इक्वल टू 2 होगा। यहाँ पर हमने आपको डायरेक्टली समझा दिया है। इस प्रकार भी कर सकते हैं और इसको इस प्रकार भी किया जा सकता है। 5 पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 2 जा 6, तो 6, ठीक है, इज इक्वल टू 3 5 जा 15 इंटू एक्स। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई x के मल्टीप्लाई में है 15, तो इधर आएगा किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 5 3 जा 30 अपॉन 15, 15 2 जा 30, तो x का मान क्या निकल के आया 2। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक तरीका ले सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, यही आपका आंसर है। समझ में आया हो तो बताएं, और ना समझ आप वीडियो को दोबारा रिवर्स में लेकर के देख सकते हैं, वापस दे करके दे सकते हैं। यही इसी प्रकार होगा। और अगर आपने अभी सहचर्य नियम ना देखा हो तो वापस जाकर के वीडियो को देख लें शुरू से, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। कुछ उन्हीं नियमों के आधार पर ही कुछ सवाल दिए गए हैं, और इसको नोट कीजिएगा और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है योगात्मक प्रतिलोम। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की क्या होती है, योज्य प्रतिलोम होती है। तो सोचिएगा, इसे अगर हम 1 को कहें तो 1 का योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम जो होता है -1 होता है। तो ऐसी कोई सी संख्या नहीं होगी जो स्वयं की सेम आए। सिर्फ एक संख्या है जिसका जो है 0 का योज्य प्रतिलोम या कह सकते हैं योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे अगर हम 0 में -1 का गुणा करेंगे, यदि हम 0 में -1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। या 0 में किसी का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। सिर्फ जोड़ और माइनस में, जोड़ और घटाना में ही एक अंतर हो जाता है, ठीक है, जोड़ और माइनस में ही एक अंतर आता है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही, और हम
जितना इतना आप देखिएगा घर पर। इसके बाद अगला सारा कुछ जो मेथड, अब जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो अगली वीडियो में लाएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है और आप लोग देखने में फिर मजा नहीं लेंगे, आपको ये बोरिंग लगेगा। इसलिए बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे पर क्लिक करने के बाद उस पर ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि हमारा जो कोई भी वीडियो हम डालें तो आपके पास घंटी बज जाए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बस आज के लिए इतना ही।